डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड बोल रहा हूँ। तो एक छोटा सा ये कहानी क्या चल रही है। हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम देखा, उसमें एलिमेंट ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम में स्प्रिंग, मास, डैम्पर एंड एक्साइटेशन फोर्स, 4 एलिमेंट्स आर देयर। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम है। अगर मेरा एक स्प्रिंग और एक मास सिस्टम अगर है तो इसको क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी डैम्पर नहीं है, तो अनडैम्प्ड, कोई फोर्स नहीं है। मतलब एक बार इस सिस्टम को डिस्टर्ब करूंगा उसके बाद उस फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है, तो फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम। इस फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम में जब मैंने इनिशियली डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो क्या हो रहा है वो हमें देखना है। उसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को मुझे सॉल्व करना है, तो बाद में जो भी सॉल्यूशन के बाद उसका क्या कहानी है वो अपन देखेंगे। पिछली क्लास में हमने एनर्जी मेथड देख लिया था, दैट इज सम ऑफ ऑल एनर्जी इन अ सिस्टम इज कांस्टेंट। दो एनर्जी थी, स्प्रिंग के साथ पोटेंशियल एनर्जी एंड मास के साथ काइनेटिक एनर्जी। इसका सम कांस्टेंट था और ड्राइव किया था mx डॉट डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0, मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं कह रहा हूं न्यूटन के मेथड में, न्यूटन है, क्योंकि जब मैं इस सिस्टम को इसके फॉर एग्जांपल जस्ट इट इज अ मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज अ मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन और मैंने इसको x अमाउंट से डिस्प्लेस किया। तो जब मैंने इसको x अमाउंट से डिस्प्लेस किया तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो भी चेंजेस आए, जो भी फोर्स एनर्जी का काम है उसको मुझे एनालिसिस करना। उसके लिए मैंने 3 मेथड है, तो आज का सेकंड मेथड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड भी बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम मेथड। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे एलिमेंट है वो क्या है, स्प्रिंग और मास। ठीक है, मास के साथ जो एनर्जी काइनेटिक, स्प्रिंग के साथ जो एनर्जी पोटेंशियल। फॉर्मूला mx हाफ mv स्क्वायर यानी हाफ mx डॉट स्क्वायर, मास के साथ, स्प्रिंग के साथ हाफ kx स्क्वायर। फोर्सेस का क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। बट मैं इसको लेके जा रहा हूं इक्विलिब्रियम मेथड में, कि इक्विलिब्रियम मेथड में क्या बोल रहा हूं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छी बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स समेशन ऑफ, मैं क्या कह रहा हूं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगनी है वो देखने की बात है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को यहां लेकर आ रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले मेरे को जस्ट इमेजिन दिस इज योर स्प्रिंग। ठीक है, यहां पर स्प्रिंग है के, आप गए मार्केट से एक स्प्रिंग लेकर आ गए, उस पे आपने क्या किया, पहले देखू तो फोर्सेस कितना है, एक 5 केजी का मास लगा दी। ठीक है, मास लगा है, तो सबसे पहले फोर्सेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं मार्केट से गया, एक स्प्रिंग लाया, उस पे 5 केजी का मास लगा दिया, ये कहानी हुई है। ठीक है, ये कहानी में यहां पर हमें ये देखना है कि ये जो मास है ये इस स्प्रिंग के द्वारा विदस्टैंड कर दिया जाना चाहिए, विद होल्ड कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो आपके पेन का स्प्रिंग है वो लगाया और आपने 5 केजी का मास लगा दिया, जैसे ही उसमें 5 केजी का मास लगाओगे ये जो पेन का स्प्रिंग या कम स्टिफनेस स्प्रिंग या जो है वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्प्रिंग अगर वायर में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देगा, प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाएगा। क्योंकि अब ये कहानी क्या है कि जैसे ही मैंने इसमें मास लगाया, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज mg। जैसे ही मैंने इसमें फोर्स लगाया, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। जस्ट इमेजिन दिस इज स्प्रिंग अ मास, जो कि इसका वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब ये जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको
अब डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मैंने कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया, क्योंकि उस इक्विलिब्रियम सिस्टम को बनाने के लिए, उस स्प्रिंग मास सिस्टम को बनाने के लिए मैं मार्केट से स्प्रिंग लाया और मैंने मास लगाया। अब वो मास के कारण जो वेट ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज mg, वो उस स्प्रिंग पे लोड लगा रहा है। अब स्प्रिंग का क्या काम है कि जब भी स्प्रिंग में कोई डिफ्लेक्शन है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जिसको मैं स्प्रिंग फोर्स बोल रहा हूं। तो स्प्रिंग के साथ आ गया आपका स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू आएगी kx। ठीक है, ये अभी अपन देखते हैं, kx आएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये स्प्रिंग में मैंने mg लगाया, ये डाउनवर्ड एक्ट करने लगा। डाउनवर्ड एक्ट किया तो स्प्रिंग ऊपर से इसको पकड़ेगा। अगर स्प्रिंग वो पेन वाला स्प्रिंग है तो वो उस mg को पकड़ ही नहीं पाएगा, वो क्या होता जाएगा, जाता जाएगा और वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्योंकि द स्प्रिंग इज स्टिफ इनफ, तो जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये स्प्रिंग उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, भले ही नहीं दिखे, बट वहां पर हमेशा इस mg को, अगर इस mg को मैंने बैलेंस नहीं किया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही नहीं आएगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही नहीं आया तो फिर मैं उसको डिस्टर्ब कैसे करूंगा, और ड्यू टू दैट डिस्टर्बेंस मुझे टू एंड फ्रो मोशन कैसे दिखेगा, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी। तो सबसे पहली चीज जो मुझे ध्यान रखनी है कि द सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तभी मैं उसमें इनिशियल डिस्टरबेंस दूंगा, और उस इनिशियल डिस्टरबेंस के कारण अगर उस सिस्टम में टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो मैं बोलूंगा दिस इज अ वाइब्रेटरी सिस्टम, और इन दैट केस इट इज एन अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। कोई डैम्पर नहीं है, कोई फोर्स नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो इस मास के कारण जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो स्प्रिंग को विदहोल्ड करना पड़ेगा। विदहोल्ड करना पड़ेगा तो मैं ये मानूं कि जैसे ही मैंने ये मास लगाया, स्प्रिंग में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया, जिसको मैं बोल रहा हूं डेल। स्प्रिंग में छोटा सा डिफ्लेक्शन आ गया, जिसको मैं बोल रहा हूं डेल। अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी यहां पर कोई के डेल का फोर्स लग रहा होगा, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, नहीं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्शन है, अब मान लो आप वो कार का सस्पेंशन का स्प्रिंग ले आए, जो कि कार के बॉडी का वेट विथस्टैंड कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा स्टिफ है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको वो स्प्रिंग ले आए और लगा दिया 2 kg का मास या 1 kg का मास या 500 ग्राम का मास, तो क्या उसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर काय का केडल नहीं। ये बात ही समझने की है कि फिजिकली भले ही मुझे केडल नहीं दिखे, ये केडल नहीं दिखे, बट वो केडल हमेशा होगा टू विथस्टैंड दैट mg। अगर वो mg को विथस्टैंड करने के लिए नहीं है वहां पर, तो वो स्प्रिंग अपनी प्रॉपर्टी खो के वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पूरी वाइब्रेशन में हम ये वाली टर्म को कभी नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि mg और केडल बैलेंस होंगे, तभी सिस्टम कायम में होगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उसके बाद ही तो मैं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा। तो पूरी वाइब्रेशन में ये वाली टर्म हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। और मैं आज आपको ये बता रहा हूं, आगे से हम केडेल और mg लेंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं मार्केट से उस स्प्रिंग को लाया, उसमें मास लगाया, मास ने वेट डाउनवर्ड किया, ऊपर से केडेल लग गया, ये इसके बाद ही तो मेरी वाइब्रेशन की कहानी शुरू होगी, इसके बाद ही मेरी कहानी शुरू होगी। सो फॉर अ वाइब्रेटरी सिस्टम द mg इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय दैट केडेल। तो ये 2 फोर्सेस तो मुझे समझ में आ गए। थर्ड वन, अब मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो अब मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन से मैं पहुंच गया यहां पर। ठीक है, इस कंडीशन में पहुंच गया m, यहां पर k। ठीक है, अब मैंने इसको डिस्टर्ब किया x अमाउंट से, तो डिस्टर्ब किया तो ये यहां पर पहुंच गया, मान लो कितना, x अमाउंट से, दिस मास इज हियर, नीचे पहुंच गया। अगर x अमाउंट से पहुंचा तो इसमें भी डिफ्लेक्शन कितना आएगा, x अमाउंट का। और जब भी स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आया, स्प्रिंग अपोज करेगा उस डिस्टरबेंस के, यही तो काम है स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग अपोज करेगा तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में kx का फोर्स लगेगा। ठीक है, ये मास को जैसे ही मैंने x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग गया kx। समझिए बात को, सबसे पहले मैंने मार्केट से स्प्रिंग लाया, मास लगा दिया। ठीक है,
क्योंकि मैं मार्केट और जो भी मेरा फिजिकल सिस्टम है दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम उसकी स्टडी करूं। अब जैसे ही मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने क्या देखा कि ये जो मास के कारण वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक के डेल का फोर्स उसको बैलेंस किए हुआ है, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। सो देयर इज अ के डेल एंड एमजी फोर्स की एप्लीकेशन समझ में आ गई। अब जैसे ही ये के डेल और एमजी आया, जैसे जस्ट इमेजिन दिस इज अ स्प्रिंग और मास लगाया, मास के कारण थोड़ा सा नीचे डिफ्लेक्ट हुआ और स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स लग गया। वो हल्का सा डिफ्लेक्शन के बाद अब मैंने उसमें एक्स अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो अब इस मास को मैं एक्स अमाउंट खींच रहा हूं यहां पर। इस पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे छोड़ना है ताकि मैं ये टू एंड फ्रो मोशन इस मीन इक्विलिब्रियम के अबाउट देख सकूं। बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में जैसे ही मैं इसको नीचे लेके गया एक्स अमाउंट से, तो एक्स अमाउंट का स्ट्रेच आ गया मेरे स्प्रिंग में, इस एक्स का डाउनवर्ड स्ट्रेच आया तो अपवर्ड, क्योंकि मोशन को अपोज करता है स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स क्या आ गया, के एक्स आ गया। और ये तो मुझे बचपन से ही पता है कि जब भी मैं मास को डिस्प्लेस करूंगा तो उसमें एक इनर्शिया फोर्स हमेशा वहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स मास के साथ होता है, जिसको मैं Fi से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसकी वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो मास के साथ कौन सा है, इनर्शिया फोर्स। तो इसको मुझे थोड़ा सा देखना है, तो ये मैं और अभी थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। बस अभी ध्यान रखिए कि मास के साथ हमेशा कौन सा फोर्स होता है, इनर्शिया फोर्स होता है। ठीक है, इनर्शिया फोर्स मास के साथ। और ये न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का ही मेथड है, तो न्यूटन ने पहली बार बोला था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़े। जस्ट इमेजिन कि यहां पर एक मास है, उसको मुझे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेकर जाना है। जस्ट इमेजिन दैट। ठीक है, यहां से यहां तक मुझे लेकर जाना है। कहानी क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक बॉल है यहां पर रखी हुई है, उसको मुझे इस यहां से यहां लेके जाना है, तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, बस मैं लगा दूंगा इधर से इधर। पर मैं बोल रहा हूं कि अब वो बॉल थोड़ा बड़ा सा पत्थर बन गया, तो मुझे जब फोर्स लगाना होगा तो मैं थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तभी वो खिसकेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी मैं किसी मास को मूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, एक इंटरनली रेजिस्टेंस जनरेट होगा जो उस फोर्स के बराबर होगा। जस्ट इमेजिन लाइक दैट, इसको मैं यहां से धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं तो ये इसको अपोज करेगा। ये ऐसा नहीं है जैसे इस बोर्ड को मैं धकाने की कोशिश करूं तो ये कब तक नहीं धकेगा, जब तक कि मैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरटेक नहीं कर पाऊं, जो कि फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इनर्शिया ऑलवेज अपोजेस द मोशन। तो उस बॉडी के अंदर इनर्शिया होगा, वो इनर्शिया उसके मोशन को अपोज करने के लिए कोशिश करेगा। अब वो स्टेशनरी कंडीशन में भी इनर्शिया है, मोशन की कंडीशन में भी इनर्शिया है। तो जो इनर्शिया फोर्स उसके अंदर है और जो बाहर से मैं फोर्स उसमें लगा रहा हूं उसे खिसकाने के लिए, वो वाली जो कंडीशन है, उस पॉइंट के बाद ही मास मूव करेगा, जब मैंने उसके जो इंटरनल इनर्शिया है उसके अगेंस्ट में मैं उतना फोर्स लगा दूं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स में लगा रहा हूं दैट इज इक्वल्स टू इनर्शिया फोर्स, और यहां पर वही लिखा है, एंड दैट इज मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन। तो आपको पूरी बुक्स में क्या मिलेगा कि ये सबसे पहले इस mg के साथ नीचे लगा देते हैं, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में यहां पर है। बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वेक्टर 180 डिग्री था तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में लिखेंगे। बट हमें इतना नहीं जाना है, बस पूरी वाइब्रेशन में जैसे ही मैं मास को हाथ लगाऊंगा, हाथ लगाने का मतलब उसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दूंगा, जैसे ही मास को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक इनर्शिया फोर्स लगाना है मुझे। ये मुझे ध्यान रखना है कि जैसे ही उस मास को हिम्मत करी मैंने लगाने की कि अब इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा और उसके वाइब्रेशन को एग्जीक्यूट, जो वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होंगे उनकी स्टडी करूंगा, जैसे ही डिस्टर्ब किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगा दे। ठीक है, भूल जाते हैं इसलिए पहले लगा दो। तो अब मैं इसका एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं इस मास का। तो इस मास पे एफबीडी लगाया, तो सबसे पहले इसका वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg,
अपवर्ड एक्ट कर रहा है के डेल, जो कि इसको बैलेंस किए हुए है, ठीक है। यहां पर एक स्प्रिंग फोर्स के एक्स एक्ट कर रहा है एंड दैट एम एक्स डबल इनर्शिया। सो मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस। और अगर ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता तो और सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस। बट अभी मेरा केस कौन सा है, ये वाला केस है। तो समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस दैट इज के डेल प्लस के एक्स प्लस एम एक्स डॉट डॉट दैट इज इक्वल्स टू एम जी। और पूरी वाइब्रेशन में मुझे पता है कि ये के डेल और एम जी बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी सिस्टम बैलेंस होगा और तभी मैं उस सिस्टम को क्या बोलूंगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। फ्रॉम हियर एम एक्स डबल डॉट plus kx equals to 0 and this is your differential equation of motion that mx dot dot plus इधर लिख देता हूं mx dot dot plus kx equals to 0। यही एनर्जी मेथड से भी आई थी, mx dot dot plus kx equals to 0। सो जब भी मैं कोई सिस्टम जो कि अनडैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम है उसके इनिशियल उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा, अगर उसमें इनिशियल डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा तो हमेशा एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा दैट इज के एक्स, और हमेशा मास को जैसे ही डिस्प्लेस करूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम एक्स डॉट डॉट लगा देना। ये डायरेक्शन में अपनी बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से इक्वेशन लिखा जाए यहां पर, नहीं तो इस तक पहुंचने के लिए 2 से 3 स्टेप और लगेंगे अगर मैं इस एम एक्स डॉट को नीचे रखूंगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मुझे ये मिल गया। ध्यान देने की बात है, मैंने के डेल और के एम जी को इसलिए डील नहीं किया क्योंकि ये हमेशा इक्वल रहेंगे, तभी सिस्टम में बैलेंस बना रहेगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो इन दैट मेथड, इन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मेथड, और जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड बोल रहा हूं, अगेन द इक्वेशन कम्स आउट टू बी mx डॉट डॉट प्लस के। सो फ्रॉम हियर एक छोटी सी चीज मुझे समझ में आ गई है कि अगर मेरा अनडैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम है, अनडैम्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम अगर है तो वहां पर होगा एक मास एंड स्प्रिंग, मास के साथ इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स जिसकी वैल्यू होगी mx डॉट डॉट, और मास के साथ काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू होगी हाफ mx डॉट स्क्वायर। ठीक है, अनडैम्ड है तो डैम्पर नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं है। दूसरा कंपोनेंट होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग फोर्स, एंड स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी, एफ स्प्रिंग इक्वल्स टू के एक्स, और इसके साथ जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द little bit of small mechanics regarding your spring and mass system. So this is all about your Newton's second law of motion or equilibrium method, in which we get the again the same equation तो सेम आएगी, भले एनर्जी मेथड लगाओ, न्यूटन्स मेथड लगाओ, इक्विलिब्रियम मेथड लगाओ या आपका रेले मेथड लगाओ, ये थोड़ी ना बदल जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इन दैट न्यूटन मेथड वी आर यूजिंग फोर्सेस, in energy method we are dealing with the energy. So this is all about your equilibrium method. Thank you.